गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखते हैं क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विद इन द मॉलिक्यूल्स या फिर मेम्ब्रेन्स मस्ट यूज एनर्जी टू मूव सबस्ट्रेट आइदर टू द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट required the cell to spend energy, usually in the form of ATP. Examples include transport of large molecules and the sodium potassium pumps. Means जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह स्पेशल मॉलिक्यूल के कैरियर मॉलिक्यूल के द्वारा होती है। जब किसी मॉलिक्यूल को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स फ्रॉम रीजन्स ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन विद द एड्स ऑफ प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन एंड एनर्जी फ्रॉम अ एटीपी। मीन्स जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो प्रोसेस हो रही है उसके अंतर्गत जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा कि हम देख रहे थे कि इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल टाइप के कैरियर मॉलिक्यूल की हेल्प से कंप्लीट होती है। यह फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से कैसी होती है? डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से एक सॉल्यूट स्पेशल कैरियर होता है जो कैटालाइटिक की तरह वर्क करता है। इसमें पाए जाने वाले दूसरे प्रकार का जो मॉलिक्यूल्स है मेटाबॉलिक एनर्जी को कंटिन्यूसली सप्लाई करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सभी प्रकार के सॉल्यूट जैसे शुगर, अमीनो एसिड, पेप्टाइडेस, न्यूक्लियस व आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा सेल में लिए जाते हैं। अगर इसकी बात की जाए, इसके डेफिनेशन की बात की जाए अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच और आयंस आर मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स पर्टिकुलर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आयंस एवं मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड टू काउज द ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट जो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड जो सेकेंड है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है इसे कैटेगराइज किया गया है 3 स्टेप में। जो उसकी फर्स्ट स्टेप होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, उसमें बता देती है बाइंडिंग की। फर्स्ट जो है बाइंडिंग ऑफ अ सॉल्यूट टू अ रिसेप्टर साइट्स ऑन द मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। Translocation of a solute carrier complex across the membrane.
नेक्स्ट है एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। इस प्रकार एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, द यूज द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, जिसमें फर्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप, सेकेंड है कैल्शियम पंप, थर्ड है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप और फोर्थ है हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में को पर्टिकुलर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें बैक्टीरिया को थ्री टाइप, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बैक्टीरिया में थ्री टाइप से होता है। जो फर्स्ट है ग्रुप ट्रांसलोकेशन, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो थर्ड है बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें फर्स्ट है ग्रुप ट्रांसलोकेशन। ग्रुप ट्रांसलोकेशन सिस्टम के द्वारा केमिकल एनर्जी का यूज़ मॉडिफिकेशन रिएक्शन के लिए किया जाता है। सेकेंड है मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ मेम्ब्रेन में प्रोटीन मोटिव फोर्स को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ एटीपी या उससे संबंधित कंपाउंड के फॉर्मेशन में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत जो एग्जांपल है वो है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। इसी कैरियर मॉलिक्यूल्स आयंस के अनुसार अपने स्ट्रक्चर में क्या करता है, ये चेंजेस करता है, जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। इसमें दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स है, एक क्लोरीन है और एक हमारा हाइड्रोजन है। तो ये कैरियर मॉलिक्यूल्स आयंस के अनुसार अपने स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, जिसके आयंस उस पर्टिकुलर साइड में आकर बाइंड हो जाते हैं और सेल के अंदर आयंस की एंट्री हो जाए। इस प्रकार फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न द्वारा जिस आयंस पर चार्ज पाया जाता है उनमें से केवल एक ही आयन सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होकर एंटर करेगा या फिर एग्जिट होगा। मीन्स जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है इसमें जिस भी आयंस में चार्ज पाया जाता है या तो प्लस चार्ज होगा या तो फिर माइनस चार्ज होगा। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है। तो जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है या फिर हाइड्रोजन आयन है, तो इन दोनों में से केवल एक ही आयन क्या करेगा, उस सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होकर या तो एंटर करेगा या तो एग्जिट करेगा। तो स्ट्रक्चर के अनुसार आप देख सकते हो कि यहाँ जो कैरियर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की ओर एंटर कर चुका है, जिसमें से ये जो मॉलिक्यूल है ये क्लोरीन माइनस आयंस वाला जो मॉलिक्यूल है वो अंदर एंटर कर चुका है और जो हाइड्रोजन आयन है इसने ये बाहर की ओर ही है। तो इस प्रकार फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में केवल एक ही आयन सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होकर एंटर करेगा और एग्जिट होगा। नेक्स्ट था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा माना जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिएक्शन द्वारा मूवमेंट करने वाले ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एक कैरियर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर कैरियर ट्रांसपोर्ट कंपाउंड बनाते हैं। फैट में सॉल्युबल होने के कारण यह कंपाउंड सेल मेम्ब्रेन में इंटर करने के बाद सॉल्युबल हो जाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस तो मेम्ब्रेन में से पार हो जाता है किंतु कैरियर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एंजाइम की सहायता से ही ग्लूकोज फॉस्फेट के साथ मिलकर
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सॉल्युबल होता है। सेल को इनर मेम्ब्रेन इसके विपरीत रिएक्शन करती है, जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन डायनामिक स्ट्रक्चर है जिसमें प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले मॉलिक्यूल्स दूसरी ओर से एक्टोफॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस के कारण, मेटाबॉलिक टॉक्सिक्स के कारण एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न भी इसी का एग्जांपल है। ये पर्टिकुलर फैसिलिटेड डिफ्यूज़न नॉर्मली डिफ्यूज़न से डिफरेंट होता है, जिसमें दो कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक कैरियर मॉलिक्यूल्स होता है तथा दूसरा क्या होता है, हमारा अदर मॉलिक्यूल्स होता है। तो इस प्रकार एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म होती है, जिसमें एक कैरियर मॉलिक्यूल्स होता है और एक क्या होता है, आयंस होता है, जो अपनी रिएक्शन को क्या करता है, शो करता है। और कैसे देखते हैं कि जो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जिसके अंतर्गत दो मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। एक जो है कपलेट न्यूट्रल मॉडल है और एक होता है हमारा सेकंड जो है हमारा इलेक्ट्रोजेनिक पंप है जो सेकंड है, और एक और पंप है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। तो इन सभी पंप्स, जो सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, इलेक्ट्रोजेनिक पंप हो गया और जो हमारा कपलेट न्यूट्रल है, इस सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।